एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है भ्रष्टाचार का महाखुलासा। एक बार फिर से आप सभी से रूबरू होने के लिए मौजूद हैं भारत के पहली एंटी करप्शन टोल फ्री हेल्पलाइन के संस्थापक श्री धीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, पिछले रविवार आपने बताया कि बलिया के चकबंदी विभाग में किस तरीके का भ्रष्टाचार है। समय कम होने के कारण ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई थी उस विषय पे। जिन किसानों की जमीनें चकबंदी विभाग ने खत्म कर दी है, उनके घरों में खेत नाप दिया गया है, वहां पे आपकी टीम ने किस तरीके का कार्य किया है? पिछले रविवार हमने आपको बताया ही था कि बलिया में जो पूर्व ग्राम सभा के किसानों की समस्या थी, उस पर जब उन किसानों ने हमारे यहाँ मामला दर्ज कराया, उसके पहले उन्होंने तमाम तरह के हथकंडे अपनाए थे। जैसे कभी उन लोगों को ऐसा लगता था कि धरना प्रदर्शन करने से या फिर आमरण अनशन करने से उनका मामला सॉल्व हो जाएगा। तमाम उन्होंने तहसील मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, आमरण अनशन किया, आत्मदाह की कोशिश की, और लेकिन मामला किसी भी तरह से सॉल्व नहीं हो पाया। जब मामला हमारे यहां आया तो हमने उस पर कार्यवाही शुरू की। इसके पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी रोटी सेंकी, अपने बैनर तले अपने झंडे को लगा करके किसानों को बुला करके महापंचायत कराई, जिसमें हजारों किसान शामिल हुए। जब यह मामला हमारे यहां आया तो हमने उन किसानों को आमरण अनशन करने से या धरना प्रदर्शन करने के लिए मना किया। सर, एक जनसभा की वीडियो रिपोर्ट है, अगर आप कहें तो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। जी जरूर। चकबंदी में अनियमितता के संदर्भ में 2011 से मैं संघर्ष कर रहा हूं। मैं 8 बार आप लोगों के सहयोग से मैं मुख्यालय तक पूरी लड़ाई लड़ा। जो लड़ाई हम लोगों ने हजारों आवेदन पत्र इन लोगों को दिया गया, लेकिन यह आवेदन पत्र समेट करके डस्टबिन कूड़ेदान में ये लोग डाल दिए। आज तक मेरे पास उसका जीरोक्स कॉपी है। कम से कम 22 से 24 हजार दरखास्त दिया गया, 1 से 8 चेक बनाया गया है। बुरे उच्च अधिकारी नियम है 1 से 32 में ये लोग 2 से ज्यादा चेक नहीं बना सकते हैं। 3 चेक बनाने के लिए इनको परमिशन लेना पड़ेगा आयुक्त चकबंदी से। लेकिन इन लोगों ने ये खुदा चकबंदी का आयुक्त है, यहाँ के लेखपाल, यहाँ के लेखपालों को दहेज में स्कॉर्पियो भी मिलता है। आप लोग पता है कि नहीं? आप लोगों को पता है। सर, अभी अभी हम सभी ने जो वीडियो रिपोर्ट देखा, उसमें हजारों की तादाद में किसान मौजूद हैं। क्या आपकी एंटी करप्शन टोल फ्री हेल्पलाइन इस तरीके का धरना प्रदर्शन या जनसभा का समर्थन करती है? जी कतई नहीं। जिन्हें राजनीतिक रोटियां सेकनी हैं, वो मंच पर कुर्ता पहन के ललकारें। हम लोग किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन का या किसी भी तरह के आमरण अनशन का समर्थन नहीं करते हैं। आमरण अनशन करके, धरना प्रदर्शन करके, चक्का जाम करके हम कभी भी किसी मामले को नहीं सुलझा सकते हैं। कई बार अखबारों में आता है कि कोई मरीज एक्सपायर हो जाता है तो उसके परिजन उसकी डेड बॉडी रास्ते में रख करके चक्का जाम करते हैं। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि क्या चक्का जाम करने से आपको कुछ लाभ मिलता है? कभी नहीं। बल्कि अभी तक आप डॉक्टर को दोषी मानते हैं, उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके चक्का जाम में कोई भी एम्बुलेंस फंस जाती है और आपके चक्का जाम के कारण
कोई दूसरा मरीज एक्सपायर हो जाता है, अभी तक तो आप डॉक्टर को दोषी मान रहे थे, अब तो आप भी दोषी हो गए। मैं मानता हूं कि आपके अंदर रोष की भावना है, आपको उस डॉक्टर के प्रति लापरवाही पर क्रोध है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने क्रोध को, अपने रोष को और भी खतरनाक बना दें जो किसी के लिए जानलेवा साबित हो जाए। हमको सिस्टम से काम करना चाहिए, सिस्टम में रह के काम करना चाहिए। हम उस डॉक्टर को सिस्टम में रह करके भी सजा दिला सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम उस डॉक्टर को सजा दिलाने के लिए चक्का जाम करें। हो सकता हो तमाम ऐसे आवश्यक कार्य होते हैं जो चक्का जाम करने पर बाधित हो जाते हैं। अगर आपको किसी डॉक्टर से, किसी अधिकारी से संतुष्टि नहीं है, उस पर रोष आ रहा है, तो आप सिस्टम में रह करके उच्चाधिकारियों के यहां जा करके आप अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। और यदि कोई नहीं करता है तो हम लोग तो हैं ही यार। आप हमारे जो एंटी करप्शन की टोल फ्री हेल्पलाइन है, आप उस पर फोन करिए, देखिए समस्याओं का समाधान होता है कि नहीं। लेकिन चक्का जाम करना, धरना प्रदर्शन करना, इसे मैं सही नहीं मानता हूं। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि लोग आक्रोश में आकर के बसों को जला देते हैं, गाड़ियों को जला देते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं या मैं उनसे पूछता हूं कि क्या फायदा होता है। आक्रोश में आकर के जिन बसों को हम जला रहे हैं उससे हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। उन बसों की रिपेयरिंग यदि होगी तो जनता के ही पैसे से होगी। उनकी जगह पर अगर दूसरी बसें खरीदी जाएंगी तो जनता के ही पैसे से खरीदी जाएंगी। आज आप आक्रोश कर रहे हैं, बसों को जला रहे हैं, परेशानी कल आपको कहीं जाना हुआ तो उस बस का नंबर है, उस बस की टाइमिंग है, आपने जिस बस को जलाया है वो बस कैंसिल हो गई। झेलेगा कौन? आम आदमी झेलेगा। इससे सरकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और रही बात धरना प्रदर्शन की, तो आप किसी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हैं, भ्रष्ट अधिकारी एसी बंद गाड़ियों में आता है और फिर अपने एसी कमरे में बैठा हुआ है। आप बाहर रह करके, बाहर धरना करके जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहिए, उसका अधिकारियों पर 0.1% भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यदि आप सिस्टम में रह के काम करेंगे तो हो सकता हो काम हो जाए, लेकिन आप सिस्टम के बाहर रहेंगे तो अधिकारी तो भ्रष्ट है ही, वो आपकी कोई भी बात सुनने को राजी नहीं है, क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं वो उनके कानों तक पहुंचेगा नहीं। वो एसी कमरे में बैठे हैं, टाइम खत्म हुआ ऑफिस का, निकले फिर गाड़ी में बैठे चले गए और आप बाहर बैठ के नारे लगा रहे हैं। हम लोग भी सभा करते हैं, हम लोग भी बैठक करते हैं, लेकिन हम लोग कभी इस तरह से नहीं कार्य करते कि आम जनता को हमारे द्वारा परेशानी हो। हम लोग कभी रोष में आकर के बसों को नहीं जलाते, हम लोग कभी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाते। और हम या हमारी पूरी एंटी करप्शन हेल्पलाइन की टीम कभी भी इस तरह रोष में आकर के या उग्रता पूर्वक जो उद्दंडता पूर्वक नारेबाजी करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, आमरण अनशन करते हैं, हमारी टीम कतई उनका समर्थन नहीं करती है। जी सर, सही कहा आपने। आपकी भी जनसभा का एक वीडियो रिपोर्ट है हमारे पास, जिसमें आपकी टीम बलिया के पीड़ित किसानों की समस्या सुन रही है। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। जी जरूर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों, इस घटना की जानकारी मुझे जय ग्राम सभा है, जहां दो रंगी मिलता है, इसी तरीके का मामला है, बहुत गंभीर मामला है। मैंने कहा बिल्कुल आप लोग सर्वे करिए, यदि आपकी निगाहों में मामला सही पाया जाता है, भ्रष्टाचार से भरा हुआ पाया जाता है, तो हम कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। आगाज कभी नहीं होना चाहिए जिंदगी में। जिन लोगों ने यह फैसला लिया था कि हम मजाक कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, आपको बता रहा हूं, आप मेरे पिता तुल्य हैं, जिंदगी में कभी निराश मत होइएगा। आज अंधेरा है तो कल सूरज अवश्य निकलेगा। मिशन मिशन
स्टॉप करप्शन, मिशन मिशन स्टॉप करप्शन। पूरब टीवी इंडिया की ये है ललकार, पूरब टीवी इंडिया की ये है ललकार। दूर होगा भारत से, दूर होगा भारत से अब भ्रष्टाचार, दूर होगा भारत से अब भ्रष्टाचार। मिशन मिशन स्टॉप करप्शन, मिशन मिशन स्टॉप करप्शन। अब भारत के गद्दारों की, घूसखोरों बेईमानों की और हत्यारों की। खैर नहीं है अब भारत के गद्दारों की, घूसखोरों बेईमानों की और हत्यारों की। कसेगा शिकंजा, खत्म होगा अत्याचार, कसेगा शिकंजा, खत्म होगा अत्याचार। दूर होगा भारत से, दूर होगा भारत से अब भ्रष्टाचार, दूर होगा भारत से अब। हम सभी ने अभी वीडियो रिपोर्ट में देखा कि तमाम किसान अपनी अपनी समस्या आपकी टीम को सुना रहे हैं। जब ये समस्या आपकी टीम ने दर्ज की और तमाम किसानों का बयान लिया, उसके बाद आपकी टीम ने क्या कार्य किया? जब यह मामला हमारे यहाँ दर्ज हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि जिले के तमाम अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है वो हमारे बैनर के नीचे भी काम करने में हिचकेगा। तो हमने उस मामले को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव जी के संज्ञान में डाला। पत्र भेज करके उनको ये लिखा कि जिला बलिया के जो अधिकारी चकबंदी से संबंधित हैं वो पूर्णतया भ्रष्ट हैं। ये जो जांच पूर्व ग्राम सभा की है ये मंडल स्तर के अधिकारियों को दी जाए और या तो फिर निदेशालय उसकी जांच स्वतः करे। मैंने माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश को भी पत्र लिखा। मुख्यमंत्री महोदय ने उस पत्र को माननीय आयुक्त चकबंदी को प्रेषित किया और उनको जिम्मेदारियां सौंपी। हमारे यहां भी लिखित रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय से संदेश आया और आयुक्त महोदय ने उस कार्यभार को सहायक संचालक चकबंदी को सौंपा। हालांकि सहायक संचालक चकबंदी महोदय, उनसे हमारी 2 बार मुलाकात भी हो चुकी निदेशालय में, वो स्वतः चल करके बलिया आए। उन्होंने हमारी टीम को बुलाया और बलिया के जो चकबंदी विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की। उस बैठक में उन्होंने हमारी टीम को संतुष्ट किया और जो भ्रष्ट अधिकारी थे बलिया के उनको उन्होंने फटकार लगाई। सर, जब निदेशालय से कोई अधिकारी आकर फटकार लगाता है तब जनपद के अधिकारियों के ऊपर कोई फर्क पड़ता ही होगा। जी जरूर। जिस गांव के गरीब किसानों की ये भ्रष्ट अधिकारी सुनते नहीं थे, जब भी बेचारे किसान उनके कार्यालय पर जाते थे तो उनको डांट करके फटकार करके भगा देते थे, वही भ्रष्ट अधिकारी आज फटकार लगने के बाद गांव में जाते हैं, किसानों को बुला करके उनके साथ सभा करते हैं, बैठक करते हैं और आपसी तालमेल समझौते की बात करते हैं। तो ये निश्चित है कि कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ा ही है, सक्रियता तो बढ़ी ही है और हम भी जब तक उन गरीब किसानों को उनके खेत नहीं मिल जाते हैं तब तक हम किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। और ये भी जिद है कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं बलिया के, चाहे वो लेखपाल है, चाहे वो डीडीसी है, चाहे वो सोसी है और चाहे सीओ चकबंदी है, इनका निलंबन होना भी अति आवश्यक है क्योंकि इन्होंने 20 साल से किसानों को परेशान कर रखा है।
और मैं आपको एक वीडियो रिपोर्ट दिखाता हूं कि अधिकारी किस तरह से गांव में आ रहे हैं और किस तरह से सभा लगती थी, किस तरह से किसानों का जमघट होता था। एक वीडियो रिपोर्ट देखिए। जरा इसका अभिलेख चेक कर लिया जाए, आज कल या परसों जो भी हफ्ते दिन के अंदर। और एक नंबर और दिया गया है 3274 और उसी में नीचे सर उस आदमी का, नीचे वाले की स्थिति यह है कि उस आदमी का 1 डिसमिल जमीन नहीं, एकदम उसके नाम से 23 में ले आकर के रख दिया गया, कोई रिकॉर्ड नहीं है पीछे, सीधे आ गया। 30 पैसे मालियत की जमीन चकबंदी लेखपालों द्वारा 10 पैसे में राज कर बिना किसी आदमी अभिलेख मंगा के देखा जा सकता है किसी तो पत्थर खरीदते तो सर कहाँ हमको मौका मिला है उसमें बनाने का परमिशन। आप मौका मिले तब तो सर हम 25 तरफ कितना सफर हमारा तो इधर पड़ जाएगा और हम कहाँ रहेंगे। सर, जब आपकी रिपोर्ट या लेटर इतने ऊपर तक जाता है तो तमाम अधिकारी निलंबित भी होते। जी, बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों की रिपोर्ट पर निलंबन हो गया है। जैसे अभी अमेठी जनपद में एक माध्यमिक विद्यालय है, वहां एक शिक्षक फर्जी अंक पत्र पर नौकरी कर रहा था। जब हमारी टीम, हालांकि ये 6-7 महीने से जो व्यक्ति शिकायत करता था, 6-7 महीने से तमाम विभागों में दौड़ लगा चुका था, तमाम कार्यालयों में गया, लेकिन जब 6-7 महीने में उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला तो उसने एक बार यह सोच करके कि देखते हैं क्या होता है, उसने हमारे यहाँ कंप्लेन की। और मैंने उनको कहा था कि आप 15 दिन का मुझे टाइम दीजिएगा, मैं आपको रिजल्ट दूंगा। 15 दिन के अंदर ही उस फर्जी अंक पत्र पर नौकरी करने वाले शिक्षक को निलंबित करा दिया। उसमें हुआ ये कि बीएससी जो था अभी भ्रष्टाचार में लिप्त था अमेठी का। मेरी उनकी फोन पे वार्ता हुई और जब मैंने उन पर प्रेशर बनाया तो उसके पहले हमने सत्यापन भी करा लिया था, ताकि उनको बोलने का यह मौका न मिले कि आपको कैसे पता कि फर्जी अंक पत्र है। जब हम लोगों ने सत्यापन की पूरी रिपोर्ट उनको सौंपी तो उनको निलंबन करना पड़ गया। और इस तरह वाराणसी में हम लोगों ने कई अध्यापकों का निलंबन कराया है जो कि स्कूल नहीं आते थे। जब हम लोगों ने पहले एपिसोड में आपको बताया था हमने कि तमाम शिक्षा में जो भ्रष्टाचार हैं, उसी दौरान भदोही में भी कुछ जो शिक्षक हैं उन पर गाज गिरी थी। और इस तरह से निश्चित है जो भ्रष्ट है, जब मामला शासन तक जाएगा, मुख्यमंत्री से लेकर के सचिवालय तक के लोग हमारी रिपोर्ट रीड कर रहे हैं, अगर सच्चाई है तो कार्यवाही होनी है। और हमारी ये जिद है कि किसानों के साथ भी जिन अधिकारियों ने अनियमितता की है, धोखा दिया है और भ्रष्टाचार किया है, मेरी ये जिद है कि उनको भी हम निलंबित कराने के बाद ही दम लेंगे। सर, अभी आपने फर्जी मार्कशीट की बात कही। जब आपके यहाँ फर्जी मार्कशीट से संबंधित कोई मामला आता है तो आपकी टीम किस तरह की कार्रवाई करती है? हमारे यहाँ जो भी फर्जी अंक पत्र का मामला आता है, पहले हम लोग शिकायत दर्ज करते हैं, उसके बाद जहां से भी वो सर्टिफिकेट जारी हुआ रहता है उसके कार्यालय में भेज करके उसका सत्यापन हम लोग कराते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। सत्यापन की रिपोर्ट जब हमारे पास आ जाती है तो हम उस जिले के अधिकारी को या जो भी विभाग या जो भी चयन बोर्ड उसको नौकरी पर रखता है, उनको हम लोग पत्र के माध्यम से, सत्यापन रिपोर्ट के माध्यम से सूचित करते हैं कि यह व्यक्ति फर्जी अंक पत्र पर नौकरी कर रहा है, इसका निलंबन किया जाए, रिकवरी की जाए। और होता भी इसी तरह से है। और जब वह सत्यापन रिपोर्ट और जब हमारा लेटर संबंधित अधिकारी के पास पहुंचता है, सक्षम अधिकारी के पास पहुंचता है, तो उस पर निश्चित है कि कार्यवाही होती ही होती है। सर, आपने सभी भ्रष्टाचार पीड़ितों को एक प्लेटफॉर्म दिया है और कार्य पूरे देश में चल रहा है। जाहिर है काम तो बहुत रहता होगा,
तो सर, इतनी बड़ी व्यवस्था ऑर्गेनाइज करने में आपके मुख्य सहयोगी कौन कौन होते हैं? वैसे भारत के हर एक कोने से जुड़ा हमारा कार्यकर्ता हमारे लिए अहम है और हमारे लिए हमारा सहयोगी है। लेकिन जो मुख्य रूप से हमारी समस्याएं होती, आपस की समस्याएं होती हैं, जो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उसमें हमारे बहुत सारे साथी हैं जो सहयोग करते हैं। जैसे सिद्धार्थ शंकर दुबे जी निदेशक हैं, संजय शुक्ला जी निदेशक हैं, और इस तरह से आजमगढ़ मंडल के प्रभारी और गाजीपुर के प्रभारी रामबोध यादव जी हैं, और उपमंडल प्रभारी ब्रजेश वर्मा जी हैं, बनारस मंडल के प्रभारी रमेश शर्मा जी हैं, और आजमगढ़ के प्रभारी शिव कुमार मौर्य जी हैं, बलिया के प्रभारी राधेश्याम वर्मा जी हैं, और बलिया के ही उप प्रभारी रामनाथ यादव जी हैं। हमारे लीगल एडवाइजर विनय मिश्रा जी हैं, और झारखंड की जिम्मेदारी देख रहे प्रमोद झा जी हैं। तो ये सब लोग, इतने लोग जो हैं वो हमारे बहुत ही अंतरंग हैं, जिनको मैं बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां देता हूं तो उतनी ही जिम्मेदारी से बखूबी वो अपना कार्य करते हैं, और मुझसे कई गुना ज्यादा मेहनत करते हैं और कई गुना ज्यादा रिजल्ट देते हैं। सर, हेल्पलाइन पर तमाम तरीके की समस्याएं आती होंगी, लेकिन आपकी टीम मुख्य रूप से किन किन समस्याओं पर काम करती है? जैसे पारिवारिक झगड़े, विवाद, हत्या या लूट, डकैती, बलात्कार, इस तरह की जो शिकायतें हमारे यहाँ हेल्पलाइन पर आती हैं, हम लोग उस पर कार्य करने में असक्षम होते हैं, क्योंकि क्राइम का मामला देखने पर हम लोगों को कहीं ना कहीं टीम उतनी बड़ी नहीं है कि हम हर मामले को सॉल्व कर सकें। हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो सब्जेक्ट है, वो केवल करप्शन को लेकर के है। हम भारत से भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार से संबंधित जितनी भी समस्याएं हमारे यहाँ आती हैं, चाहे वो रिश्वत संबंधी समस्या हो, चाहे किसी विभाग की बड़ी शिकायतें हो, फर्जी अंकपत्र पर नौकरी करने की बात हो, या शिक्षा विभाग में किसी तरह का घोटाला हो, प्रधान से लेकर के मंत्री तक जो भी धन आवंटित होता है उसमें घोटाला हो, या उनके द्वारा रजिस्टर में दिखाए गए विकास कार्यों का सही न होना, इन सब मामलों पर जिन भ्रष्टाचार से विकास कार्य में बाधा आती है, देश को समस्या आती है, उन सभी भ्रष्टाचार के मुद्दों पर हम बखूबी कार्य करते हैं। सर, पिछले सप्ताह आपने पुलिस विभाग के भ्रष्टाचार की बात की थी। आप पुलिस विभाग में किस तरीके का भ्रष्टाचार देखते हैं? पुलिस विभाग में तमाम तरह के भ्रष्टाचार हैं। वेरिफिकेशन का मामला ले लीजिए। पासपोर्ट वेरिफिकेशन का मामला ऐसा है कि पूरे प्रदेश की पुलिस ने फिक्स करके रखा है कि एक वेरिफिकेशन में उनको 1000 रुपए लेना है। तमाम ऐसे भी रिपोर्ट लगाने के आते हैं, तो उसमें भी उन लोगों को बिना पैसे के रिपोर्ट ही नहीं लग सकती। और सबसे बड़ी चीज अभद्र भाषा में बातचीत करना है, थाने पर आए लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करना है, दुकानों पर किसी भी वस्तु का उपभोग करने के बाद उसका पैसा न देना है, गाड़ियों को चेक करने के नाम पर या उनके कागज चेक करने के नाम पर गलत तरीके से पैसा वसूली करना है, चौराहों पर रात में गुजर रहे ट्रकों से, गाड़ियों से पैसा वसूली करना है, और सबसे बड़ी समस्या जो भारत में है पुलिस के अंतर्गत, वो FIR की है। कम से कम 100 FIR में मैं आपको बता रहा हूं कि 90% FIR दर्ज नहीं हो पाते हैं। ये मेरा अपना मानना है, मेरा अपना सर्वे है। अभी एक मामला हमारे यहाँ सिद्धार्थनगर का आया हुआ था। एक महिला थी, बहुत दिनों से परेशान थी, उनके पति जो थे वो कहीं गायब हो गए थे, दर दर भटक रही थी, लेकिन पुलिस विभाग FIR दर्ज नहीं कर रहा था। जब मामला हमारे यहाँ आया तो मैंने स्वतः संज्ञान में लिया और यशो महोदय को फोन किया सिद्धार्थनगर में। हमने उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों, आप मामला क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं? कोई महिला है एक तो वैसे ही पागल, जिसका पति खो गया हो, महिला कितनी विक्षिप्त होगी, वो पहले से कितनी पीड़ा में है, और ये दूसरी पीड़ा पुलिस विभाग उनको दे रही। जले पर नमक छिड़कने का काम इनका है।
जब मैंने अशोक महोदय को इस तरीके से कहा तो उन्होंने कहा सर चुनाव चल रहा था, थोड़ी व्यस्तता थी, आप भेज दीजिए मैं दर्ज करता हूं। मैंने कहा कि और हर व्यक्ति हेल्पलाइन पर फोन नहीं कर सकता एफआईआर के लिए, भाई उसको हेल्पलाइन की जानकारी ऐसा हो कि ना हो। ये जब हमारे यहाँ मामला आया तो मैंने तुरंत अशोक को फोन किया, उसके बाद उस महिला को वहां पर बुलाया गया, उसका केस दर्ज किया गया। तो सबसे बड़ी समस्या जो भारत में है वो एफआईआर दर्ज करने को लेकर के है। और मेरा प्रयास है कि जिस दिन ये सारे मामले इस तरह के जो भी भ्रष्टाचार पुलिस विभाग में है, जिस दिन वो समाप्त हो जाएंगे उस दिन भारत एक उज्जवल भारत की कल्पना हम आप सभी कर सकेंगे। क्योंकि पिछले बार मैंने दिखाया था कि पुलिस की लापरवाही भारत के लिए कितना नुकसानदायक साबित हो सकती है। सर, बातों बातों में वक्त कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। आप जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस चैनल के सभी दर्शकों को सिर्फ एक संदेश देना चाहूंगा कि जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक हम लोग कतई भ्रष्टाचार का अंत नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार आज आम आदमी की सोच में शामिल हो गया है। अगर हमने निश्चित कर लिया है कि हम किसी भ्रष्ट अधिकारी को पैसा नहीं देंगे, थाने पर एक भी रुपया नहीं देंगे, बिना पैसे के रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, तो यकीन मानिए जिस दिन आपने दृढ़ निश्चय कर लिया उस दिन से आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना कर सकते हैं। उस दिन से आप इस भ्रष्ट सिस्टम को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको अपनी कमजोरी बना रखी है, अगर आपने उसको अपनी मजबूरी बना रखी है, तो यह निश्चित है कि यह थोड़ा सा कैंसर का जो 0.1% इस देश में पल रहा है वो कभी 100% बनेगा और आपको ही परेशान करेगा। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं, आप खुलकर सामने नहीं आ सकते हैं, आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मैं खुलकर सामने हूं, मेरी पूरी टीम खुलकर के सामने है। आपको सिर्फ इतना करना है कि भ्रष्टाचार संबंधी कोई भी सूचना है तो आप हमारा टोल फ्री स्क्रीन पर नीचे चल रहा है, उस टोल फ्री पर आप फोन करिए, हमें सूचना दीजिए कि कहां पर क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, हमसे शिकायतें करिए। फिर देखिए, वादा करता हूं आपसे कि 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। यही नहीं, देश के जो युवा बंधु इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आपको जरूरत है इस देश के सिस्टम को बदलने का। आज इस देश को जरूरत है आप जैसे युवा क्रांतिकारियों का। आज जरूरत है एंटी करप्शन हेल्पलाइन को आप जैसे युवा साथियों का, जो कंधे से कंधा मिला करके इस भ्रष्ट सिस्टम के साथ लोहा ले सकें। साथियों, जब आपकी ऊर्जा हमारी ऊर्जा एक साथ मिलेगी तो कोई भी देश का भ्रष्टाचारी हमारे आपके बीच में पल नहीं सकता है। और जो भी गरीबों को परेशान कर रहे हैं, पीड़ा पहुंचा रहे हैं, समाज को खोखला कर रहे हैं, उनको जगह नहीं मिलेगी, उनको हम लोग दूर करेंगे और हर हालत में भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करेंगे। और आशा करता हूं कि आप सभी मेरा साथ इस मुहिम में जरूर देंगे कि जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा, आपके मन से भ्रष्टाचारियों से लड़ने की कल्पना नहीं उठेगी, तब तक हम लोग भारत को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बना सकते हैं। सिर्फ यही संदेश है कि अपने देश को बचाना है तो आपको आगे आना होगा, हमारा साथ देना होगा। साथियों, आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हैं लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली, गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वह झुकते नहीं ललकार से। और भड़के गाज 16 शाह हमारे दिल में है, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दिल में तूफानों की टोली और नशों में इंकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना आज। दूर रह पाए जो हमसे दम कहां मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हमारे साथ आइए और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण किया जाए। साथियों, जब तक आप सभी एकजुट नहीं होंगे, आपकी विचारधारा भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं होगी, तब तक हम सभी इस मंजिल को नहीं पा सकते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण नहीं कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है भ्रष्टाचार का महाखुलासा। जय हिंद।